26 जनवरी 1950 वह तारीख जब भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान के लागू होने से लेकर 2020 तक का समय बच्चों, यह लगभग 70 सालों का समय है। और हम देखते हैं कि इस दौरान भारतीय संविधान में कई परिवर्तन हुए। परंतु जब बात आती है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका एक संवैधानिक इतिहास है बच्चों। आइए इसी पर चर्चा करते हैं हम, भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया। किंतु जब हम देखते हैं कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया, उस संविधान में हम कई ऐसे बिंदु या उन तत्वों को व बातों को देख पाते हैं जो कि ब्रिटिश शासनकाल से संयोजित होती है बच्चों। अब ध्यान ही रखें कि भारत में विशेषकर यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन के पश्चात यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के मध्य एक व्यापारिक संघर्ष हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों, चाहे वो मुगल सत्ता हो, सिख हो, मराठे हो, इनके साथ या इनके मध्य एक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष की अंतिम परिणति भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन की तरफ थी। अब ध्यान रखना है कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण हमें करके दिया, या यूँ कहें कि जिस संविधान को हमने आज स्वीकार कर रखा है, उस संविधान के पीछे ब्रिटिश कंपनी के इतिहास और भारत में ब्रिटिश कंपनियों की गतिविधियों एवं ब्रिटिश कंपनी पर ब्रिटिश शासन या क्राउन के, या यूँ कहें कि ब्रिटेन की संसद के जो प्रभाव थे, उनका आकलन करना आवश्यक है। जब बात होती है ब्रिटिश कंपनी की, या यूँ कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तब हम देख पाते हैं कि 1599 में, ध्यान रखें 1599 में, यह वो तारीख है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लंदन स्थित कुछ व्यापारिक समूह द्वारा, या कहें कि व्यापारियों के एक समूह द्वारा 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 31 दिसंबर सन 1600 को जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के 15 वर्षों के एकाधिकार दे दिए, तब ब्रिटिश कंपनी ने भारत की तरफ, या यूँ कहें कि पूर्वी देशों की तरफ अपना अभियान आरंभ किया। और इसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि सन 1611 में, ध्यान रखें 1611, यह समय पीरियड है मुगल बादशाह जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल में 1611 में ब्रिटिश कंपनी ने मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ध्यान रखें मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री या कारखाना स्थापित किया। अब यह फैक्ट्री या कारखाने का क्या मतलब है बच्चों? ध्यान रखें कि यह जो फैक्ट्री या कारखाना है कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, बल्कि एक प्रकार का गोडाउन है, या यूँ कहें कि वेयर हाउस है। होता यह था बच्चों कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार मिला, तब ये अपने साथ बुलियंस अर्थात सोने चांदी के सिक्के लेकर आते थे और भारत में निर्मित सूती वस्त्र तथा अन्य मसालों को खरीदते थे। अब चूंकि उस समय यह जो खरीदारी की प्रक्रिया है बहुत छोटे पैमाने पर होती थी, तो गुमाश्ते, या यूँ कहें कि ब्रिटिश के या ब्रिटिश कंपनी के जो एजेंट्स होते थे, वह अलग अलग स्थानों पर जाकर इन सामानों को खरीदते थे और एक जगह एकत्रित करते थे। उसे कहा जाता था कारखाना या फैक्ट्री। तो जब हम कहते हैं कि सन 1611 में मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले अस्थायी कारखाने की स्थापना की, इसका मतलब है कि उन्होंने एक गोडाउन बनाया। परंतु ध्यान रखें, जब आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री यानी कि स्थायी फैक्ट्री कब की है, तो वह तारीख है सन 1613। जहांगीर के शासनकाल में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में सन 1613 में अपनी पहली स्थायी कारखाने का निर्माण किया। ध्यान रखें बच्चों, कभी कभी आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कौन सी थी, और अगर वहाँ सूरत आंसर ना हो तो आंसर क्या लगाना है आपको? मछलीपट्टनम। परंतु प्रश्न अगर ये हो कि भारत में ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई पहली फैक्ट्री कौन सी थी और उसमें मसूलीपट्टनम तथा सूरत दोनों हो, तब आपको आंसर लगाना है सूरत, क्योंकि सूरत एक स्थायी फैक्ट्री थी बच्चों। सन 1613 में सूरत में स्थापित की गई थी ब्रिटिश कंपनी द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री। सन 1707 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक पतन का दौर, या यूँ कहें कि मुगल साम्राज्य में पतन का दौर दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में शक्ति, या यह कहें कि उस शक्ति का पूर्णतः अभाव है जो कि हमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में दिखाई देती है। ऐसे उत्तरवर्ती शासकों के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहित अन्य यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां अपनी गतिविधियों को बढ़ा देती हैं। इसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि सन 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशेर के समय, ध्यान रखें, मुगल बादशाह फर्रुखशेर के दरबार में
एक सर जॉन सरमन कमीशन आता है, या यूँ कहें कि जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आता है, जिसमें ख्वाजा सेहूर्द तथा हैमिल्टन शामिल होता है। हैमिल्टन जो कि एक सर्जन होता है, वह हैमिल्टन बादशाह फर्रुखशहर को एक गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाता है। वस्तुतः फर्रुखशहर को एक फोड़ा हो गया होता है। हैमिल्टन जो कि एक सर्जन है, वह उस फोड़े का इलाज कर देता है। फर्रुखशहर इससे खुश होकर, हैमिल्टन की जो सर्जरी थी उससे वह ठीक हो जाता है, और वह खुश होकर ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में कई व्यापारिक रियायतें प्रदान कर देता है। सामान्य भाषा में कहें तो वह कंपनी को कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है बच्चों। ऐसी स्थिति में बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में कंपनी को कर मुक्त व्यापार की परमिशन मिल जाती है। वहीं उन्हें अपने सिक्के चलाने का भी अधिकार मिल जाता है। ऐसी स्थिति में ओम्स महोदय बताते हैं कि 1717 में यह जो शाही फरमान फर्रुखशहर द्वारा दिया गया था ब्रिटिश कंपनी को, वह उनके लिए एक महाधिकार पत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे वह ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहता है। 1717 में जब ब्रिटिश कंपनी को फर्रुखशहर द्वारा मैग्ना कार्टा यह शाही फरमान प्राप्त होता है, तब ब्रिटिश कंपनी अपने व्यापारिक तथा राजनीतिक गतिविधियों को तीव्रता से प्रसारित करती है। इसी प्रक्रिया में क्षेत्रीय राज्यों, या यूँ कहें कि देसी रियासतों के साथ उनके संघर्ष होते हैं। इसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश कंपनी तथा बंगाल के नवाब के मध्य एक सत्ता संघर्ष देखा गया है, जिसे हम प्लासी 1757 में प्लासी तथा 1764 में बक्सर के युद्ध के रूप में देख पाते हैं। इसके पीछे मूल कारण यह था कि कंपनी जहां अब अधिक शक्तिशाली हो रही है, वहीं बंगाल के नवाब अब धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। वस्तुतः जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता है, वैसे वैसे ही मुगल शासकों, या कहें कि क्षेत्रीय राज्यों की शक्ति में भी कमी आती है। 1757 में प्लासी में जहां सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी षड्यंत्र करती है तथा उसे पराजित कर देती है, वहीं 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की सेना, जो कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के सामने होते हैं बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। इन संयुक्त सेनाओं को पराजित करने के पश्चात हेक्टर मुनरो अब ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली सेना नायक के रूप में उभरता है, और यह निर्णायक रूप से साबित हो जाता है कि मुगल बादशाह कंपनी की अपेक्षा कमज़ोर है। वहीं अवध का नवाब भी अब कंपनी के सामने नतमस्तक है। ऐसी स्थितियों में 1764 के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से वापस बुलाया जाता है, और 1765 में इलाहाबाद की संधियाँ की जाती है। इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से, ध्यान रखें, इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की जाती है। इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र, या यूँ कहें कि तत्कालीन बंगाल रियासत के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि मुगल काल में जो प्रांतीय या रियासती प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी, या यूँ कहें कि प्रांतों में जो प्रशासनिक कार्य होता था, वह दीवानी तथा निजामत दो भागों में विभाजित होता था। दीवानी मामलों का मतलब होता है राजस्व संबंधित, और निजामत संबंधी मामलों का मतलब होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तथा साथ ही साथ सैन्य कार्य में। इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में दीवानी कार्यों के अपने हाथ में ले लेती है तथा निजामत के जो दायित्व हैं वह बंगाल के नवाब को सौंप देती है। इस तरह से 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में यह व्यवस्था निरंतर रूप से चलती रहती है, जिसे हम द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत समझते हैं। यहाँ पर दीवानी मामले किसके पास है? कंपनी के पास, और निजामत के मामले किसके पास है? नवाब के पश्चात। अब 1772 तक आते आते कंपनी भारत में एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित हो गई। इसी दौरान हम देखते हैं कि कंपनी की आर्थिक स्थितियाँ खराब होती हैं, और इन आर्थिक स्थितियों के समाधान के संदर्भ में ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप करती है। या यूँ कहें कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्थिक खस्ता हालत में ब्रिटिश संसद से यह मांग रखती है कि वह उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे, 1773 में ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों में सबसे पहली बार हस्तक्षेप करती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और यह प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी रहती है। जहां हम देखते हैं कि 1858 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से कंपनी के समस्त राजनीतिक अधिकारों को समाप्त कर ब्रिटिश काउन भारत के समस्त राजनीतिक अधिकारों या भू क्षेत्रों को अधिकृत कर लेती है।
जिसकी तार्किक परिणति हमें 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभावों को हम समझ सकते हैं। आइए एक एक कर इस पर चर्चा करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि पर जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तब हमें ये बात समझ में आती है कि जिस कंपनी की स्थापना विशुद्ध वाणिज्यिक या व्यापारिक कार्यों के लिए हुई थी, कालांतर में वह भारत में जब पहुंचती है तो भारत में पहुंचने के बाद वह एक राजनीतिक कंपनी के रूप में, यह कहें कि सैनिक तथा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है। जो कार्य डुप्ले ने शुरू किया था, ध्यान रखिए डुप्ले फ्रांसीसी सेनापति रहा है या यूँ कहें कि गवर्नर रहा है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो कार्य दक्षिण भारत में आरंभ करता है, उत्तर भारत में बंगाल में वही कार्य रॉबर्ट क्लाइव शुरू कर देता है बच्चों। अब ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक वाणिज्यिक कंपनी होने के साथ साथ सैनिक तथा राजनीतिक मामलों में भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती है, चाहे वो 1757 का प्लासी का युद्ध हो, चाहे 1764 का बक्सर का युद्ध हो। महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी वस्तुतः बंगाल में एक वास्तविक व्यवहारिक शक्ति धारक बन गई है। बंगाल का नवाब केवल कठपुतली है, वास्तविक शक्ति किसके पास है? वह ब्रिटिश कंपनी के पास। इसके अतिरिक्त कंपनी का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसमें हम देखते हैं कि इन राजनीतिक तथा सैनिक कार्यों के लिए तथा व्यापारिक कार्यों के लिए अलग अलग कोई धन की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश कंपनी भारत में इसी व्यापारिक धन का उपयोग कर रही थी सैनिक कार्यों में, जिससे उसके ऊपर एक आर्थिक दबाव पड़ रहा था। दूसरे, ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी व अधिकारी थे वह काफ़ी भ्रष्ट थे। रॉबर्ट क्लाइव जैसा कर्मचारी जो कि एक क्लर्क के रूप में भारत आता है, वह कंपनी के क्लर्क के पद से शुरुआत करते हुए ऊंचे ओहदे तक पहुंचता है, परंतु इसी बीच वह अत्यधिक मात्रा में, असीमित मात्रा में धन प्राप्त भी करता है। और ये एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ब्रिटिश कंपनी के कई कर्मचारी व अधिकारी भारत आकर धनाढ्य हो जाते हैं। यहाँ तक कि लंदन में या ब्रिटेन में इन्हें नवाब कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि जब ये भारत से लौटते हैं तब इनके पास अत्यधिक मात्रा में धन होता है। ध्यान रखें, यह एक दुविधा या विडंबना ही है बच्चों की वह कंपनी जो कि 1772 तक आते आते दिवालिया होने वाली है, उसके कर्मचारी व अधिकारी अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण। होता यह है कि 1772 तक आते आते ब्रिटिश कंपनी दिवालिया होने लगती है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वह ब्रिटिश संसद से एक आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश संसद सबसे पहले गुप्त समिति का निर्माण करती है ताकि वे उन कारणों को जान सकें कि क्या कारण है कि कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम हैं, बावजूद उसके कंपनी लगातार घाटे में है। वे सभी कारणों का पता लगाने के पश्चात यह जान पाते हैं कि कंपनी भारत में राजनीतिक गतिविधियों में अत्यधिक मात्रा में व्यय कर रही है, सैनिक व्यय बढ़ा रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है। ब्रिटिश संसद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारतीय मामलों में जहां प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती है, वहीं दूसरी तरफ वह कंपनी के मामलों में भी हस्तक्षेप करती है। एक तरफ जब वह कंपनी को आर्थिक ऋण प्रदान करती है तो दूसरी तरफ वह कंपनी के कार्यों को भी नियमित करती है बच्चों। इस तरह से भारत में कंपनी को नियंत्रित करने के माध्यम से ब्रिटिश संसद, यह कहें कि ब्रिटेन खुद भारत में अब एक नियमनकारी या नियंत्रणकारी भूमिका में आने लगता है। अभी तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि पर चर्चा की। एक प्रश्न जो कि आपके सामने है बच्चों कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, परंतु यहाँ पर आपको तर्क विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट कई सारे आए, परंतु ऑप्शंस देखना है। क्या 1753 में कोई रेगुलेटिंग एक्ट आया था? उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्या 1757 में आया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्या 1764 में आया था? उत्तर है नहीं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह आंसर सही होगा। अब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें बच्चों कि यह इतिहास में तथा पॉलिटी या कहें कि राज व्यवस्था वाले प्रश्न पत्रों में इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो इनके जो प्रमुख प्रावधान हैं उन पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं बच्चों कि 1773 के एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश संसद सबसे पहली बार भारत में, या यूँ कहें कि भारतीय मामलों में या भारत में कंपनी के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती है, और इस तरह से यह नियंत्रण तथा नियमन का सबसे पहला कदम माना जाता है।
जिसकी तार्किक परिणति हमें 1858 के भारत शासन अधिनियम में दिखाई देती है, जब ब्रिटिश क्राउन यह निर्णय करती है कि अब कंपनी की जो समस्त राजनीतिक कार्य है उनको समाप्त कर दिया गया है तथा ये समस्त राजकीय कार्य अब कौन ले लेता है अपने हाथ में? ब्रिटिश संसद, या कहें कि ब्रिटिश क्राउन। अर्थात 1773 में जो नियमन या रेगुलेशन या कहें कि ब्रिटिश हस्तक्षेप भारत में आरंभ होता है, उसकी तार्किक परिणति हमें 1858 के अधिनियम में दिखाई देती है, जब ब्रिटिश क्राउन को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं बच्चों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की थी। नंबर 1 बंगाल प्रेसिडेंसी, नंबर 2 बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा नंबर 3 मद्रास या चेन्नई प्रेसिडेंसी। ध्यान रखिए, चेन्नई नवीनतम नाम है, उस समय नाम था इसका मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी और ये तीनों प्रेसिडेंसियों के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी का अपना गवर्नर था, इसी तरह से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के भी अपने गवर्नर हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को अब कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान रखें, यह मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर की अपेक्षा एक बड़ा ओहदा है। यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो कालांतर में यह स्थापित करेगी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वह मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर भी नियंत्रण रखेगा। इसकी शुरुआत यहीं से हो रही है बच्चों। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अन्य प्रावधानों में हम यह भी देखते हैं बच्चों कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब ध्यान रखिए ये पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था, अब क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। इस तरह से बच्चों बंगाल के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों वाली इस कार्यकारिणी को मिलाने के पश्चात इनकी संख्या कितनी हो जाती थी? 5। अब ये 5 जो सदस्य होते थे, या कहें कि 5 सदस्यों वाली जो कार्यकारिणी होती थी, इसमें गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य थे। इन 4 अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वह 5 वर्ष होता था। यह पूछा गया है, ध्यान रखें इस बात को। अब निर्णय किस तरह से होंगे? मान लीजिए कि कोई निर्णय आया कि यहाँ पर हमें कोई खर्च करना है या फिर कहें कि सेना का निर्माण करना है, तो इसमें गवर्नर जनरल वोटिंग करेगा तथा 4 अन्य सदस्य भी वोटिंग करेंगे तथा निर्णय कैसे होगा? बहुमत के आधार पर। अब ध्यान रखें, यहाँ पे गवर्नर जनरल की शक्तियाँ सीमित हो गई है क्योंकि उससे अपनी कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव बॉडी के बहुमत के आधार पर निर्णय करना है। ये समस्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है बच्चों। अभी कुछ प्रावधान आपको मैं फिर से बता देता हूँ। बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया। इन सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती थी। पुनः यह 5 सदस्यीय जो कार्यकारिणी मंडल होता था, जिसमें गवर्नर जनरल भी शामिल होता था, उसको अपने निर्णय बहुमत के आधार पर करने होते थे। अब प्रश्न यह उठता है बच्चों कि इस कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? अब ध्यान रखें, इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वह सम्राट द्वारा ही होती थी तथा केवल और केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन सदस्यों को हटाया जा सकता था। इसका मतलब है कि इनकी नियुक्ति तथा हटाने संबंधी काफ़ी कड़े प्रावधान थे और यहाँ पर गवर्नर जनरल की शक्तियाँ सीमित होती दिखाई देती है बच्चों। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इन सदस्यों की जो नियुक्ति है उसकी संस्तुति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जाती थी। COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन है? वस्तुतः ये कंपनी के मालिक हैं, ये वह डायरेक्टर्स हैं जो कि कंपनी को चलाते हैं। पर ध्यान रखें, ये केवल संस्तुति कर रहे हैं, इसकी जो अनुमति है या फाइनल जो परमिशन है वो कौन देगा? वह देगा क्राउन या ब्रिटिश सम्राट। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बात बच्चों, कुछ किताबों में COD को BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा गया है। COD को क्या कहा गया है? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप कंफ्यूज ना हो, वस्तुतः एक मंडल है, ये एक समिति है जो कि डायरेक्टर से मिलकर बनी है। इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा गया है। अब जैसा कि आपने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया या फिर उस पद का निर्माण किया गया। अब ध्यान ही रखना है बच्चों कि यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सा था? ध्यान रखें, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर मिलेगा बच्चों आपको वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बना था। वहीं 4 अन्य सदस्य जो प्रारंभ में नियुक्त हुए थे, उनमें पहला नाम है फिलिप फ्रांसिस का, दूसरा नाम मिलेगा आपको क्लेवरिंग का, तीसरा नाम मिलेगा आपको मॉनसन का
तथा चौथा नाम मिलेगा आपको बोरवेल का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का एक प्रावधान यह भी था कि बच्चों एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का होता था? क्या ये संघीय न्यायालय था? उत्तर है नहीं। ध्यान रखें, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई या किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, आज जिस संघीय न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, वह 1935 के अधिनियम की देन है बच्चों। फिर ये सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? ध्यान रखें, 1773 तक बहुत सारे ब्रिटिश भारत में रहते थे। अब अगर उनके मध्य आपस में कोई संघर्ष हो या फिर कहें कि उनमें तथा अन्य भारतीयों में अगर कोई संघर्ष हो, तब किन कानूनों के अंतर्गत न्याय होगा, इस संदर्भ में यह न्यायालय लाया गया था। ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत भी या कहें कि कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भी अन्य अधीनस्थ न्यायालय हुआ करते थे, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट था, जो उच्चतम न्यायालय था, वो यही था जो कि कलकत्ता में स्थित था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के निर्माण की बात की गई थी, पर यह सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय नहीं है, ना ही पूरे भारत पर लागू होता है, बल्कि यह केवल ब्रिटिश मामलों में या फिर ब्रिटिश तथा अन्य भारतीयों के मामले में लागू होता था जहां पर यह लागू किया जा सके, यानी कि ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में यह सुप्रीम कोर्ट कार्य क्षेत्र लागू होता था। अब यहाँ ध्यान रखें बच्चों कि जब आपसे पूछा जाए कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई किस अधिनियम के माध्यम से, तो उत्तर मिलेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश होता था, उसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश भी होते थे। इनकी नियुक्ति कौन करता था? इनकी नियुक्ति करता था ब्रिटिश सम्राट। 1774 में जब पहले बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, तब यहाँ पर सर एलिजा इम्पे, ध्यान रखें, सर एलिजा इम्पे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीशों में कौन कौन थे? एक अन्य थे चेम्बर्स, दूसरे थे लेमेस्टर और तीसरे थे मिस्टर हाइड। आपसे प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं या जो पूछे जाएंगे कि कलकत्ता स्थित जो सुप्रीम कोर्ट था, या फिर कहें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उच्चतम न्यायालय बनाया गया, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको नाम ध्यान रखना है, सर एलिजा इम्पे। इनकेस आपका मन ना भरे और भी रटना हो, आपको याद रखना हो, तो 3 अन्य नाम क्या है? चेम्बर्स, लेमेस्टर तथा हाइड। कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट के विषय में 2 अन्य चीज़ें भी आपको जान लेनी चाहिए बच्चों। पहली यह कि यह एक अभिलेखीय न्यायालय था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह था कि अन्य ब्रिटिश न्यायालयों के लिए इसके जो निर्णय थे वो एक कानून के समान होते थे। जिस तरह से भारत में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट या संघीय न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय हैं, इसका मतलब है कि इनके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो इनके निर्णयों का अभिपालन करेंगे, एज अ रूल, एज अ लॉ उनको पालन करेंगे। इसी तरह से 1774 में स्थापित कलकत्ता स्थापित जो सुप्रीम कोर्ट था वह एक अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी? तो उत्तर है हाँ, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी, और इस अपील के लिए आपको जाना पड़ेगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल, ध्यान रखिए, प्रिवी काउंसिल जो कि सम्राट के अधीन होती थी, उसके सामने आपको जाना पड़ेगा और आप सम्राट के सामने, उसकी प्रिवी काउंसिल के सामने अपील कर सकते थे। यानी कि कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती थी ब्रिटिश सम्राट के सामने या उनके द्वारा नियुक्त प्रिवी काउंसिल के सामने। एक प्रश्न जो कि आपके सामने है बच्चों, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? अब ध्यान रखें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर ये सर्वोच्च न्यायालय की जगह संघीय न्यायालय होता तब आपका आंसर क्या हो जाता? भारत सरकार अधिनियम 1935। परंतु ये संघीय न्यायालय की बात नहीं हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट, जिस संघीय न्यायालय को हम आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वस्तुतः वह एक फेडरल कोर्ट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहली बार अगर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखेंगे तो वह दिखाई देगा आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जिसके अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में इस न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। एक अन्य प्रश्न आपके सामने उपस्थित है बच्चों। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब ध्यान रखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत
सन 1774 में कलकत्ता में जो स्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, एलिजा इम्पे। 1773 के एक्ट के अंतर्गत एक अन्य प्रावधान किया गया था कि कंपनी के कर्मचारियों को अब खुद का व्यापार, यानी कि कंपनी के कर्मचारी रहते हुए अपना निजी व्यापार वो नहीं कर सकते, साथ ही साथ वह अन्य लोगों से उपहार या रिश्वत भी नहीं ले सकते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये वो ऐसी गतिविधियाँ थी जिससे कर्मचारी तो धनाढ्य हो रहे थे किंतु कंपनी लगातार नुकसान में जा रही थी। आपसे यह प्रश्न बन सकता है बच्चों कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को बताइए। प्रावधान में आपको बता ही चुका हूँ, 3-4 बिंदु आप ये लिख सकते हैं। महत्व पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ दिखाई देती है बच्चों, वह है बहुमत के निर्णय को मान्यता। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत गवर्नर जनरल, या यूँ कहें कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत जो निर्णय किए जाने थे वो बहुमत के आधार पर होने थे। ध्यान रखें बच्चों, ये ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति गलती कर सकता है, किंतु अगर निर्णय ज़्यादा सर्वसहमति से या वाद विवाद या डिस्कशन के पश्चात होता है तो उसमें गलत होने की संभावना कम होती है। दूसरी बात इसमें देखते हैं कि 1773 के एक्ट में ही न्यायालयीय प्रावधान किए गए थे, अर्थात एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। तो हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक न्यायपालिका की स्थापना की दिशा में भी यहाँ पर हमें कार्य होता दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त एक सुनिश्चित शासन पद्धति की भी शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत इस तरह की कोई भी कार्य प्रणाली या शासन प्रणाली पर चर्चा नहीं हुई थी। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उसकी सीमाओं को या उसकी कमियों को स्पष्ट करें। तो आइए इसकी कुछ जो कमियां हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। 1773 के एक्ट की सर्वप्रमुख कमी यह थी बच्चों की, जिस बहुमत प्रणाली की बात यहाँ पर की गई थी वह बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, परंतु उसके साथ एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी भी नियुक्त कर दी गई। हालांकि ये जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी है, इनके सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संस्तुति के बाद सम्राट द्वारा की जा रही है। वहीं बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु व्यावहारिक स्थितियों में जो निर्णय करने हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल को करने हैं, क्योंकि वह ही सबसे बेहतर तरीके से ये जानता है कि कौन सा निर्णय करना सही रहेगा। तो कभी कभी हमने देखा है कि इस प्रावधान के अंतर्गत कार्यकारिणी के सदस्यों तथा बंगाल के गवर्नर जनरल के मध्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया में काफ़ी तनाव उत्पन्न हुए, जिसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा। इसी तरह से एक अन्य कमी जो कि इस अधिनियम में हमें दिखाई देती है वह है सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता का स्पष्ट न होना। वस्तुतः इस समय कंपनी का या कहें कि ब्रिटिश शासित क्षेत्र एकदम स्पष्ट नहीं था। दूसरे भारत में कई तरह के कानून प्रचलन में थे, कई अन्य यूरोपीय लोग भी यहाँ पर थे। तब क्षेत्राधिकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा अस्पष्टता थी, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। कालांतर में इस समस्या का समाधान भी निकाला गया। आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित थी, या यूँ कह सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं में क्या क्या शामिल था। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला ऑप्शन है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। यह आंसर सही होगा। क्यों? आप सभी जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सन 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस प्रकार यह ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। बिल्कुल सही बात है। बंगाल का गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन भी सही है, कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार पर प्रतिबंध। आप सभी जानते हैं कि 1773 के एक्ट के माध्यम से निजी व्यापार, उपहार लेने, रिश्वत लेने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस तरह हम देखते हैं बच्चों की ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ये सभी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा डी, ये सभी। अंत में हम ये देखते हैं बच्चों की 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक अच्छा प्रयास था, बावजूद इसमें कई कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि 1781 में, ध्यान रखें, 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया।